धीरू नामी शख्स अपनी हर हरकत के साथ खुद पर मेरे शक को तकवीत दे रहा था। मैं जहां पहुंचा तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह एक काली भेड़ अपनी शनाख्त करवाएगी। अब वाज़े होता जा रहा था कि उसे तमाम खतरात के बावजूद मुझे आगे भेजने से खुसूसी दिलचस्पी है। साथ ही ये भी चाहता है कि फौरी तौर पर रवाना होने की बजाय अच्छा खासा वक्त यहीं गुजार कर रवाना हूँ। शायद इसलिए कि उसके साथी डाकुओं को मेरे इस्तकबाल की तैयारी करने के लिए वाफिर वक्त मिल जाएगा। मैंने ताखीर पर किसी नागवारी का इजहार नहीं किया, बल्कि धीरू से हंस हंस कर बातें करता रहा। उसने मेरे लिए चाय भी मंगवा दी। अब उसे यकीन हो चला था कि मैं अकल का अंधा और गांठ का पूरा किस्म का खुश फहम इंसान हूँ, जो जाल में फंसने के लिए बखुशी आमादा है। लिहाजा अब वो भी वक्त गुजारी के लिए खुशी खुशी ईरान तुरान की हाँक रहा था। उन्होंने आधे की बजाय पौने घंटे से भी ज्यादा देर वहां रोके रखा। बिलाखिर मुझे इत्तला दी गई कि गाड़ी सफर के लिए तैयार है। मैंने भरपूर ताउन पर धीरू का शुक्रिया अदा किया और उसकी तलब करदा रकम अदा करके गाड़ी में आन बैठा। मैंने पहले कुछ सुस्त और फिर कुछ फासले तक तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाकर देखी। धीरू पर शक होने की वजह से मेरे दिल में अंदेशा पैदा हो गया था कि कहीं उसने मेरी गाड़ी के टायरों में कोई ऐसी गड़बड़ न करवा दी हो कि कुछ आगे बढ़ते ही एक दो टायर बैठ जाएं और डाकू मुझे सड़क किनारे गाड़ी में भीगे कबूतर की तरह दबोच लें। ताहम मुझे चारों टायरों में कोई खराबी महसूस न हुई। ये इत्मीनान होने के बाद मैं दरमियानी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। बिलाखिर मुझे सड़क किनारे उगा खजूर के पेड़ों का वो मजमुआ नजर आ गया जिसे मैंने अपने मंसूबे के अगले हिस्से को अमली जामा पहनाने के लिए चुना था। मैंने गाड़ी सड़क से उतार ली और धीमी रफ्तार से कच्चे में आगे बढ़ने लगा। जल्द ही मुझे अपनी हेडलाइट्स की रोशनी में एक पस्ता कद सी इमारत का हयूला दिखाई दिया। मैं अपनी गाड़ी उसके अकब में ले गया। तभी मुझे सामने दीवार के साथ खड़ी पुलिस जीप नजर आ गई। निखिल और इकबाल उसके बोनट पर आलती पालती मारे बैठे हुए थे और रूप किशन ड्राइविंग सीट पर नीम दराज था। मेरी गाड़ी पहुंचने पर उन्होंने खुशी का नारा लगाया। मेरे ब्रेक लगाने से पहले ही इकबाल और निखिल जीप से छलांग लगाकर मेरे पास पहुंच चुके थे। हम मुसाफिर से फारिग हुए ही थे कि रूप किशन भी आ गया। इकबाल ने पुरजोश लहजे में कहा, सब ठीक तो रहा ना सर जी? मैंने खुशगवार लहजे में कहा, सिर्फ ठीक नहीं रहा इकबाल भैया। अगर मुझे गलत फहमी नहीं हुई तो हमारी कार्रवाई से पहले ही डाकुओं का एक बड़ा सरपरस्त और मददगार भी बेनकाब हो गया है। बिलफर्ज किसी बदनसीबी की वजह से डाकुओं का टोला हमसे बच निकलने में कामयाब हो गया, तो भी मुझे यकीन है कि उस शख्स की गर्दन पकड़कर डाकुओं तक पहुंचा जा सकता है। मेरी बात सुनकर तीनों पुलिस अहलकार चौंक पड़े और यकजबान होकर वजाहत का मुतालबा किया। मैंने उन्हें टायर ट्यूब की बड़ी दुकान के मालिक धीरू पंकज लाल से होने वाली गुफ्तगू और अपने मुशाहिदात से आगाह किया। मेरी बात पूरी होते ही इकबाल ने कहा, लीजिए जनाब, आपने तो बहुत पेचीदा मुअम्मा हल कर दिया है। आपको यकीनन मालूम नहीं होगा कि धीरू सेठ इसी हैदराबाद बेंगलोर हाईवे पर 5 मजीद टायर ट्यूब पंक्चर शॉप्स चलाता है और वो सब रात गए तक खुली होती हैं। आपने जो कुछ बताया उसकी रोशनी में ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि धीरू सेठ डाकुओं के टोले के लिए मुखबरी का पूरा नेटवर्क चला रहा है। मैंने कहा, मगर उसके खिलाफ कोई कामयाब कार्रवाई करने के लिए ठोस सबूत दरकार होंगे और उसकी मुखबरी पर वारदातें करने वाले डाकुओं की गवाही से ज्यादा ठोस शहादत कोई और नहीं हो सकती। उसने मुझे जितनी देर अपने पास रोके रखा वो डाकुओं के गिरोह की तरफ से मेरे इस्तकबाल की तैयारियों के लिए बहुत काफी है। हमें मजीद वक्त जाया किए बगैर अपनी कार्रवाई का आगाज कर देना चाहिए। उन तीनों ने मेरी तायद की। मैंने एहतियातन अपना लाहे अमल दोहराया और अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। इकबाल अपनी लोडेड M1 ग्रैंड राइफल बगल में लिटाकर मेरे अकब वाली नशिस्तों पर इस तरह दराज हो गया कि गाड़ी के शीशे उतरवाकर अंदर झांके बगैर उसे देखा नहीं जा सकता था। इसी असना में निखिल ने भी अपनी ग्रैंड राइफल समेत गाड़ी की नशिस्तों के अकब में मौजूद खाली जगह पर मोर्चा बना लिया। उसने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक अकबी हिस्से के अतराफ की दोनों खिड़कियों के शीशे सरका कर खोल दिए थे। अलबत्ता अकबी शीशा खोलना मुमकिन नहीं था और तय पाया था कि जरूरत पड़ने पर निखिल उसे बिला तकल्लुफ तोड़ देगा। उन दोनों के पास 8 राउंड्स के 3 मैगजीन क्लिप्स में 24-24 राउंड्स मौजूद थे, जबकि फीकस एक लोडेड मैगजीन क्लिप रूप किशन से उधार ली गई थी, जिसके किरदार के पेश नजर उसके पास एक मैगजीन क्लिप की शक्ल में 8 राउंड्स की मौजूदगी काफी समझी गई थी। गाड़ी जैसे जैसे शहर के मज़ाफात की तरफ बढ़ती गई, सड़क और उसके अतराफ में वीरानी बढ़ती गई। इक्का दुक्का तोआम खाने और दुकानें वगैरह भी बंद दिखाई दे रही थीं। अब सिर्फ हाईवे पर आधे आधे फरलांग पर निस्फ रोशनियों के अलावा सड़क के दोनों तरफ तारीकियों का राज तारी होने लगा था।
मैं चौकन्ना होकर बैठ गया और पिस्तौल का घोड़ा पीछे खींच कर गोद में रख लिया। मेरी नजरें अंधेरे खोज कर खतरे की कोई अलामत तलाश करने की कोशिश कर रही थी। मैंने सामने और दोनों अतराफ का बगौर जायजा लेने के बाद बगली आईने से अकब का जायजा लिया। वहां मुझे दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई न दी। मुझे बखूबी इल्म था कि कांस्टेबल रूप किशन अपनी पुलिस जीप में पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन तयशुदा लाहे अमल के मुताबिक उसे जीप की हेडलाइट्स बंद रखना थी और मेरी गाड़ी से कम 1 मील का फासला रखना था। उसे हिदायत की गई थी कि पहली गोली चलते ही आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ना है और सूरत हाल के मुताबिक कार्रवाई करनी है। बिलाखिर शहर के आसार बिल्कुल खत्म हो गए। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक सड़क के दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ खेत खलियान या जंगल चल रहे थे। डाकुओं की तरफ से कार्रवाई के सारे मुआफिक हालात मुहैया हो चुके थे। मेरे आसाब तनाव ज़दा हो रहे थे। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरा अंदाजा गलत ना निकला। लगभग पौना फरलांग आगे सड़क से कोई 20 गज हटकर इस्तादा अमलतास के पेड़ों के झुंड के अकब से अचानक एक जीप निकली और सड़क पर चढ़कर लगभग बिल्कुल दरमियान में सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी। मैंने एक्सेलरेटर पर दबाव कम करते हुए आवाज लगाई, इकबाल, निखिल, तैयार हो जाओ, खेल शुरू। मुझे इकबाल की पुरजोश आवाज सुनाई दी, जबरदस्त। कहाँ हैं? क्या पीछे आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, कोई आधा फरलांग आगे विलीज जीप है। इकबाल ने कहा गाड़ी की रफ्तार बढ़ाएं और उससे आगे निकलने की कोशिश करें। याद है ना, वो जैसे ही आपकी गाड़ी का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे आपको गाड़ी सड़क से उतार कर तिरछी करना है, उसके साथ ही हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल याद है, मगर तुम दोनों ने ही बताया है कि ये बदमाश उमूमन 2 गाड़ियों में सवार होकर आते हैं, तैयार रहो। मेरा ख्याल है वो दूसरी गाड़ी भी बस कहीं से नमूदार होने ही वाली है। मेरा आखिरी जुमला बमुश्किल पूरा हुआ था कि मेरी गाड़ी के बाएं तरफ वाले बगली आईने पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की चमक पड़ी। मैंने नारा लगाया, खबरदार, उनकी दूसरी गाड़ी हमारे पीछे से आगे बढ़ रही है। इकबाल की जगह निखिल ने जवाब दिया, एकदम रेडी हैं सर, कोई 50 गज पीछे है। मुझे फोर्ड ही लग रही है, अच्छी खासी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जैसे हमारी गाड़ी से आगे निकलना चाहती हो। उसने मेरी हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ी की अकबी खिड़की के शीशे से झांक कर देखा होगा, ताहम ये सरजनिश का मौका नहीं था। उसने अकब से हेडलाइट्स की रोशनी पड़ने पर यह हरकत की होगी। फोर्ड गाड़ी अब मुझे बगली आईने में वाज़े दिखाई दे रही थी, हत्ता कि मुझे ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स की शक्ल भी नजर आ रही थी। महदूद रोशनी में मुझे इतना ही अंदाजा हो सका कि उस शख्स ने गिलहरी की दुम जैसी मूछें पाल रखी हैं। तभी मैंने निखिल को पुरजोश नारा लगाने के अंदाज में कहते सुना, इकबाल भाया, पता है पिछली फोर्ड गाड़ी कौन चला रहा है? उसके लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि मैं चौंक उठा। इकबाल की बजाय मैंने तेज लहजे में पूछ लिया, तुमने पहचान लिया निखिल? ड्राइवर कौन है? निखिल ने अपना लहजा ड्रामाई बनाते हुए कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला सर, पीछे आने वाली गाड़ी ASI संजय निश्चल खुद चला रहा है। आज की वारदात में वो खुद शामिल है। दर हकीकत मैं यही नाम सुनने की तवक्को कर रहा था। अलबत्ता इकबाल ने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा, ASI निश्चल सिर्फ शामिल नहीं है दोस्तों, इस गुरोह का सरदार वही है। मेरी बात बमुश्किल पूरी हुई थी कि निखिल ने मुस्तरिब लहजे में कहा, वो आपके दाएं तरफ से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं खुद भी अपने दाएं तरफ के आईने में देख चुका था, ताहम मैंने साथ साथ सामने चलने वाली गाड़ी पर भी नजरें जमा रखी थी, जिसकी रफ्तार मजीद कम हो चुकी थी, यानी खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका था। मैंने अपने साथियों को बताया कि आगे चलने वाली जीप हमारा रास्ता रोकने के लिए तैयार है, इसलिए वो दोनों भी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। एन उसी वक्त फोर्ड गाड़ी एन मेरे पहलू में पहुंच गई। दोनों गाड़ियां अब लगभग जुड़कर आगे बढ़ रही थीं। मैंने फोर्ड चलाने वाले संजय निश्चल की तरफ दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाया, ताहम उसने जवाब में चीख कर कहा, गाड़ी साइड पर लगा कर रोक दो। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए मजबूत लहजे में पूछा, क्या मतलब, क्यों रोक दूं? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसने इस बार लगभग गुर्राते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं जो कहता हूँ वो करो, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। उसने एक गलीज सी गाली के साथ अपना जुमला मुकम्मल किया। इससे पहले कि मैं उसे सख्त जवाब देता, मैंने देखा कि उसके दाएं हाथ में बड़ा सा स्याह रिवॉल्वर है, जिसकी नाल उसने मेरी तरफ तान रखी है। ये देखते ही मैंने यकलख्त अपनी गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पूरा जोर डाल दिया। ब्यूक का इंजन नाराज होकर बुरी तरह गुर्राया, उसके साथ ही गाड़ी झटका खाकर तेजी से आगे बढ़ी। ताहम मेरी ये कोशिश कुछ ज्यादा फायदेमंद साबित न हुई, क्योंकि रेंगने के अंदाज में बढ़ती जीप ने लगभग पूरा रोड घेर रखा था। फिर मैंने उसे तिरछा होकर रुकते देखा। मुझे अपनी रफ्तार यकलख्त कम करने में काफी मुश्किल पेश आई।
فورڈ سے میری گاڑی کا مختصر فاصلہ تیزی سے کم ہوا اور وہ ایک بار پھر قریب پہنچ گئی۔ میں نے سنجے کو ایک بار پھر چیخ چیخ کر گالیاں بکتے سنا۔ اسی وقت میں نے اسٹیئرنگ بائیں طرف گھما دیا۔ میری گاڑی تیزی سے سڑک کے کنارے کی طرف بڑھی اور پھر کچے میں اتر کر ہچکولے کھاتے ہوئے لگ بھگ 70-80 گز کے فاصلے پر موجود درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھی۔ میں پتھروں اور جھاڑیوں سے بچ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ میرا کام مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے ٹائر ٹیوب کے پرخچے اڑنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے بریک پر دباؤ ڈال دیا۔ اس دوران میں گاڑی نیم دائرے میں گھوم چکی تھی اور سڑک ایک بار پھر میری نظروں کے احاطے میں آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ فورڈ بھی سڑک سے اتر چکی ہے اور سنجے نے اسے میری گاڑی سے لگ بھگ 30 گز کے فاصلے پر روک لیا ہے اور نیچے اتر آیا ہے۔ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے پس منظر میں وہ ایک بھیانک بھاری بھرکم ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غصے میں بفرا ہوا تھا اور تیلگو میں شاید مجھے گالیاں بک رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور ہتھیار بردار فورڈ سے اترا۔ اس نے سر پر پگڑ سا باندھ رکھا تھا اور مجھے اس کے ہاتھ میں 2 نالی شاٹ گن دکھائی دی۔ سنجے نے میری طرف ریوالور سونت رکھا تھا، مگر اس نے اشتعال کے باوجود فوراً میری طرف بڑھنے کی بجائے جیپ بھی وہاں پہنچنے کا انتظار کیا۔ اسے غالباً یقین ہو چلا ہوگا کہ وہ لوگ شکار کو کامیابی سے گھیرے میں لے چکے ہیں اور فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بالآخر جیپ بھی فورڈ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس میں سے 3 افراد اترے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں غالباً رائفل تھی، دوسرے نے کوئی چھوٹا ہتھیار اٹھا رکھا تھا، جبکہ تیسرا بظاہر نہتہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ 5 اکٹھے ہونے کے بعد نپے تلے قدموں سے میری طرف بڑھنے لگے۔ اسی وقت میں نے گھمبیر لہجے میں آواز لگائی، کھانا تیار ہے دوستو، ٹوٹ پڑو۔ میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اقبال اور نکھل بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ انہیں دونوں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کے پس منظر میں اپنے شکاروں کو ڈھونڈنے میں 2-3 لمحے لگے، لیکن پھر اقبال نے ابتدا کی۔ میری گاڑی دھماکے سے جھنجھنا اٹھی۔ اتنے قریب سے بڑے بور کا فائر ہونے سے میرے کانوں میں سیٹی سی بجی، مگر پھر تو جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ ادھر اقبال اور نکھل یکے بعد دیگرے گولیاں چلا رہے تھے اور ادھر اچانک نشانہ بن جانے والے ڈاکوؤں کی فلک شگاف دردناک چیخیں رات کا سناٹا چھلنی کر رہی تھی۔ میرا پستول بھی گولیاں برسانے کے لیے تیار تھا، مگر میں واضح طور پر دیکھ رہا تھا کہ اقبال اور نکھل کے ابتدائی 1-2 فائر تو ضرور ضائع ہوئے تھے، لیکن نظریں ماحول سے مانوس ہونے کے بعد وہ خوب تاک کر گولیاں چلا رہے تھے اور ان کے بیشتر وار کارگر ثابت ہو رہے تھے۔ پہلے نکھل کی رائفل گولیوں سے خالی ہوئی۔ میں نے خالی میگزین کلپ باہر نکل کر گرنے کی مخصوص آواز سنی۔ اس نے محض چند ثانیوں میں نیا کلپ رائفل میں ڈالا اور فوراً ہی فائر کر ڈالا۔ میرا اندازہ تھا ان میں سے کم از کم 2 پہلے ہی حلے میں چھلنی ہو گئے تھے اور کم از کم 1 زخمی ہوا تھا، مگر مکمل یقین سے کچھ کہنا مشکل تھا، کیونکہ اس اثنا میں وہ زمین بوس ہو چکے تھے اور اب ہماری طرف سے چلائی جانے والی بیشتر گولیاں ضائع ہو رہی تھیں۔ اقبال کا کلپ میگزین خالی ہوا تو میں نے ان دونوں کو فائرنگ روکنے کا حکم دیا۔ ان دونوں نے میری ہدایت پر فوراً عمل کیا، تاہم نکھل نے فوراً ہی بے تابی سے پوچھا، کیا ہوا سر، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، مزید گولیاں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں وہ ٹھیک طرح نظر ہی نہیں آ رہے۔ میں گاڑی تھوڑی گھما کر ہیڈ لائٹس، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ گونجا۔ اس کے ساتھ ہی میری بیوک کی باڈی جھنجھنا اٹھی۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ فائر شاٹ گن سے کیا گیا ہے اور 12 گیج کا کارتوس میری بیوک سے ٹکرایا ہے۔ لگ بھگ فوراً ہی دوسرا فائر ہوا، لیکن اس بار نشانہ خالی گیا۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ غیر متوقع حملے کی زد پر آ کر مارے جانے یا شدید زخمی ہونے والے ڈاکوؤں کے بچ رہنے والے ساتھی اب سنبھل چکے ہیں اور اب جوابی کارروائی پر اتر آئے ہیں۔ میرے ذہن میں یکلخت خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ دونوں ڈاکو زمین پر لیٹ کر ہیڈ لائٹس کی روشنی کی زد سے باہر ہو جانے کی وجہ سے ہماری نظروں سے لگ بھگ اوجھل ہو گئے ہیں، جبکہ ہماری کھڑی ہوئی گاڑی ان کے لیے آسان ہدف ہے۔ ہمیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے جہنم رسید ہو چکے ہیں اور کتنے اپنے ہتھیاروں سمیت زندہ سلامت ہیں۔ صورتحال بگڑ رہی ہے۔ انہیں بلا روک ٹوک نشانے باندھ کر فائرنگ کرنے کا موقع حاصل رہا تو یہ جلد یا بدیر ہم تینوں کو مار گرائیں گے۔ اقبال بھی شاید انہی خطوط پر حالات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ اس نے لگ بھگ چیخ کر کہا، روشن جی، آپ سیٹ پر لیٹ جائیں ورنہ آپ کو گولی لگ جائے گی۔ ہم دونوں دوسری طرف سے اتر کر باہر چلے جاتے ہیں تاکہ انہیں گھیر کر نشانہ بنا سکیں۔ اس کی تجویز مناسب تھی، لیکن اس میں خطرہ بہت زیادہ تھا۔ ڈاکوؤں کا نشانہ بنانے کی کوشش میں وہ دونوں خود بھی نشانہ بن سکتے تھے۔ اس طرح فرنٹ سیٹ پر لیٹنے کے باوجود گولیاں بالآخر مجھ تک پہنچ ہی جاتی۔ میری دانست میں صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنی پوزیشن فوری طور پر بدل لیتے۔ اس سے پہلے کہ اقبال اپنا مطالبہ دہراتا، میں نے کہا، سنبھل کر بیٹھو، میں گاڑی چلا رہا ہوں۔
जैसे ही हेडलाइट में नजर आए उड़ा दो उनको। मैंने बस 1-1.5 सानिया इंतजार किया और फिर गाड़ी पहले गियर में डालते हुए एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। मेरी ब्यूक नागवारी से धाड़ी और फिर जस्त लगाने के अंदाज में आगे झपटी। मैंने स्टीयरिंग घुमाते हुए गाड़ी का रुख जीप और फोर्ड की तरफ कर दिया। हेडलाइट की तेज रोशनी पड़ते ही वहां खलबली सी मच गई। मैंने एक डाकू को घुटनों के बल तेजी से जीप की तरफ रेंगते देखा। मैंने ब्रेक लगाते हुए चीखकर इकबाल और निखिल को कहा, फायर। मेरी जबान से ये लफ्जी हुक्म निकला ही था कि वो दोनों एक साथ धाएं धाएं गोलियां चलाने लगे। उन दोनों की तरफ से एक के बाद दीगरे तसलसल से चलाई गई गोलियां जाया न गईं। मैंने एक कर्बनाक चीख सुनी। ताहम इस दौरान में मेरा ध्यान उन दोनों के मुश्तरका हदफ की तरफ से हट चुका था। दरअसल मुझे एक और डाकू सीने के बल रेंगते हुए फोर्ड की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। मुझे वाज़ेह तौर पर लगा कि वो एक बंदूक भी साथ घसीट कर ले जा रहा है। साफ लग रहा था कि इकबाल और निखिल उसे अभी तक नहीं देख पाए। मेरे देखते ही देखते महज चंद सानियों में वो गाड़ी के पीछे गायब हो गया। उन दोनों ने अपनी दानिश्त में आखिरी शिकार को मार गिराने पर बैक वक्त खुशी का नारा लगाया, लेकिन मैंने लगभग डांटने के अंदाज में उन दोनों को कहा, अपनी आंखें खुली रखा करो वरना मारे जाओगे। मेरी बात सुनकर वो चौंके। इकबाल ने कहा, क्या मतलब सर जी? मैंने कहा, उनमें से एक बच निकला है। वक्त तेजी से हाथ से फिसल रहा था। मुझे बखूबी इदराक था कि हमें फौरी कदम उठाने की जरूरत है। फोर्ड के अकब में छुपा डाकू किसी भी वक्त हम पर फायर कर सकता है। अगर हमने जवाबी फायरिंग न की या गोली चलाने में कंजूसी से काम लिया तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि हम अपना एमुनेशन बर्बाद कर चुके हैं और वो शेर हो जाएगा। ताहम हमारे पास एक तुर्प का पत्ता मौजूद है। गोलियों के ये धमाके हमारे अकब में अपनी पुलिस जीप में आने वाले संतरी रूप किशन ने भी सुन लिए होंगे और वो अपनी मुकम्मल लोडेड राइफल समेत कुछ ही देर में यहाँ आन थमकेगा। बल्कि हो सकता है वो पहुंच भी गया हो और अब कुछ दूर रुककर सूरत हाल भांपने की कोशिश कर रहा हो। हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए। ऐसे में उस डाकू से ब्लफ खेलने और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमारे काबू में होने का झांसा देने की कोशिश ही बेहतरीन हिकमत अमली है। ऐन उसी वक्त इकबाल ने मुस्तरिब लहजे में मुझसे आगे की हिकमत अमली पूछी। मैंने उसका सवाल नजरअंदाज करके कहा, मेरी बात गौर से सुनो। उस डाकू को ललकार कर कहो कि वो अब हमसे बचकर नहीं निकल सकता। अगर वो अपनी जिंदगी चाहता है तो हथियार फेंक दे और दोनों हाथ सर से ऊपर उठाए गाड़ी की ओट से बाहर निकल आए। इकबाल फौरन ही मेरी बात का मतलब समझ गया। उसने पुरजोश लहजे में मेरी हाजिर दिमागी की दाद दी। तभी मुझे एक और ख्याल आया। मैंने कहा, और हाँ, उससे तेलुगु में बात करना और ज्यादा जोर देकर पूछना कि उसे हिंदी समझ आती है या नहीं। इकबाल के लिए मेरे इस इसरार का मफहूम समझना आसान नहीं होगा। ताहम वो इस्तफसार में वक्त जाया करने के बजाय नारा लगाने के अंदाज में तेलुगु में कुछ कहने लगा। मैंने जो अंदाजा लगाया उसके मुताबिक उसने कहा कि खबरदार, मैं शादनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल इकबाल बोल रहा हूँ। कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे चारों साथी मारे जा चुके हैं और तुम भी हमसे ज्यादा देर बच नहीं सकते। हमें पता है कि तुम गाड़ी के पीछे छुपे हुए हो। उसके बाद उसने डाकू को हथियार फेंकने का हुक्म दिया और साथ ही पूछा कि क्या वो उर्दू या हिंदी समझता है। जवाब में खामोशी छाई रही। इस पर इकबाल ने चीख कर पूछा, मैंने पूछा है क्या तुम उर्दू या हिंदी समझते हो? इस पर किसी ने भारी लहजे में जोर से कहा, हाँ जानता हूँ, मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम पुलिस वाले हो? मैंने ये अल्फाज सुनते ही इकबाल से पूछा, ये बताओ क्या ये ASI संजय निश्चल की आवाज है? उसने नफी में जवाब दिया। इस पर मैंने गुफ्तगू की बागडोर संभालते हुए डाकू को मुखातिब करके बुलंद आवाज में कहा, सुनो, मैं महकमा खुफिया का इंस्पेक्टर रुस्तम बात कर रहा हूँ। मुझे हैदराबाद से तुम्हारे गिरोह की बीखकनी के लिए भेजा गया है। मैंने पूरी छानबीन करके ये ऑपरेशन प्लान किया है और प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल भी मेरा ही जाल है जिसमें तुम सब फंस गए। मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे गिरोह का सरदार ASI संजय निश्चल है जिसकी लाश इस वक्त सामने पड़ी है। मैंने इतना कहा ही था कि अचानक फोर्ड के पीछे से एक पगड़ वाला सर उभरा और अगले ही लम्हे फजा में एक जोरदार धमाका गूंजा। मैंने शॉटगन की नाल की झलक देखी। तहम ताक कर निशाना लगाने की बजाय महज अंदाजे से चलाई गई गोली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैंने इकबाल को कहा, गाड़ी के बोनट पर दाएं तरफ एन आखिरी सिरे पर सिर्फ एक गोली चलाओ जहां बोनट विंडशील्ड से मिल रहा है। बल्कि ऐसा करो, तुम अपनी राइफल मुझे दे दो, मैं खुद निशाना लगाता हूँ। इकबाल ने कोई एतराज किए बगैर अकबी सीट से हाथ बढ़ाकर M1 ग्रैंड मेरे हवाले कर दी। मैंने राइफल का बट मजबूती से कांधे पर जमाया और शिस्त पर नजरें जमाकर फोर्ड के उस हिस्से का निशाना लिया जहां से मैंने डाकू को गोली चलाने से पहले झांक कर देखा था। साथ ही मैंने आवाज लगाई, तुम्हारा मरने को दिल क्यों चाह रहा है? यकीन करो, हम तुम्हें गोली नहीं मारना चाहते बल्कि बतौर गवाह गिरफ्तार करना चाहते हैं। अगर तुम्हें हमारे पुलिस वाले होने के दावे पर यकीन नहीं तो हमारी जीप यहाँ पहुँचने ही वाली है।
این اسی وقت M1 گرینڈ کی شست پر جمی میری نظر نے فورڈ کے لگ بھگ اسی حصے کے عقب سے ایک انسانی جسم ابھرتے دیکھا۔ میں نے سانس روکتے ہوئے نرم انگلی کے ساتھ لبلبی دبا دی۔ رائفل نے میرے شانے کو زور کا جھٹکا دیا، اس کے ساتھ ہی بڑے بور کے راؤنڈ کے دھماکے سے میرے کان جھنجھنا اٹھے۔ اگلے ہی لمحے فضا میں ایک کربناک چیخ گونجی اور میں نے فورڈ کے عقب سے جھلکتے انسانی جسم کو جھٹکا کھا کر پیچھے گرتے دیکھا۔ نشانہ ٹھیک بیٹھنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی اطمینان ہوا کہ گولی نے اس کی کھوپڑی نہیں اڑائی، ورنہ اسے چیخنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ تاہم میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ گولی اس کی گردن میں بھی نہ لگی ہو، کیونکہ میں سچ مچ اسے مارنے کی بجائے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ جب مجھے مسلسل چیخنے اور ڈکرانے کی آواز سنائی دی تو اطمینان ہوا کہ میری یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ تاہم میری بڑی انگلی جتنی لمبی گولی نے شاید اس کے کاندھے کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ میں نے دیکھا اقبال اور نکھل دونوں میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا کام ہو گیا۔ میرا خیال ہے انہوں نے وہی نتیجہ اخذ کیا تھا جس پر میں پہنچا تھا، لہٰذا کسی ہچکچاہٹ کے بغیر انہوں نے تائید میں سر ہلایا۔ میں نے رائفل اقبال کو تھمائی اور پھر گیئر میں ڈال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایک مختصر سا دائرہ کاٹ کر میری گاڑی فورڈ کے عقب میں پہنچ گئی۔ ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی میں لگ بھگ 30 گز آگے مجھے ایک شخص زمین پر ڈھیر دکھائی دیا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں شانہ دبا رکھا تھا۔ وہ کبھی پیٹ کی طرف گھٹنے سکوڑتا اور کبھی کھول دیتا۔ شاٹ گن اس سے کئی فٹ دور پڑی تھی۔